जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम महकमा इंडस्ट्री कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर आज हम आपको मिलवाएंगे सेक्रेटरी इंडस्ट्री से, और सेक्रेटरी इंडस्ट्री आज हमें बताएंगे कि हमारे जो पंजाब के अंदर जितने भी स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं, जो मॉडल बाज़ार हैं और जो ये सारी महकमे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और सेक्रेटरी इंडस्ट्री से हम बात करेंगे कि वो जितनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उन पर कैसे काम कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री के ऑफिस में और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये जो CSS करने का ख्याल कैसे आया, और दूसरी जानिब लोग जाते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जैसे उस वक्त एक रिवायत थी, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? एक तो बहुत शुक्रिया आप आज आए हैं और बड़ी आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। होम डिपार्टमेंट में आपसे वास्ता रहा है, बड़ा अच्छा हमारा। देखें, ये जो CSS है ना, मैंने 99 में किया था। जो आपने अभी बात की ना कि इंजीनियर और डॉक्टर, मैं इंजीनियर ही हूँ बेसिकली। मेरे जो जिस तरह मेरे भाई बहन जितने हैं सारे वो जो है कमर्शियल कह लीजिए, या इनकी जो है ना प्रोफेशनल हैं डिग्रीज होल्डर। दो भाई मेरे डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, सिस्टर भी मेरी PhD डॉक्टर है, दूसरी भी डॉक्टर है। तो मैं सबसे छोटा था तो मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, जो क्योंकि हमारे वालिद साहब सिविल इंजीनियर थे उस ज़माने में, माजी में। तो अब ये तो चूँकि जीन्स के अंदर था तो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हम सारे ही ख़ानदान में थे। मुझे ख्याल कैसे आया, 93-94 की बात है, जब हमने पास आउट हुए थे UET लाहौर से। तो उस वक्त तो मेरे दिन में यही था कि यार ये हमें इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसी में आना चाहिए। तो 2 साल मैंने कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट 2-3 रोड्स के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर मैंने काम भी किया था। तो वो लेकिन वो हुआ ये कि मेरे एक कज़न थे, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, आप रिटायर हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये 3 साल के अंदर तूने 4 नौकरियां बदल ली हैं, तो आप क्यों नहीं CSS या कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर आएँ, ताकि जो है ना आपको अच्छे तरीके से महकमे की जात हो। मेरा ख्याल था कि नहीं, ये इंजीनियर डॉक्टर जो हैं ये क्रीम होते हैं मुल्क की, ये इनकी जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी की अगर प्रोफेशनल डिग्री ली है तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उनके बार बार कहने के बाद भाई ने भी बड़े मैंने काम हुई है, तो फिर मैंने 97 में 98 की बात है तो पहली दफ़ा सोचा, और पहला हमने PMS जो उसे PCS उसे कहते हैं उसमें हुआ, उधर भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी। फिर 99 में हमारा जो था, बल्कि 98 में ही CSS भी दिया था, तो वो कोटा सिस्टम की वजह से लेट हो गया। 99 में हमने ज्वाइन किया, तो पहली दफ़ा मैं सेक्रेटरीट सर्विस में आया, OMG जिसे कहते हैं, और दोबारा रिपीट किया मैंने 1 साल के बाद, तो हम DMG या PS जिसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं उसमें आ गया। तो कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? पोस्टिंग तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट का बहुत कम ऐसे महकमे जिसमें मैंने काम नहीं किया। 15 के करीब मैंने महकमे में काम किया है। अगर मैं शुरू से गिनवाऊंगा तो शुरू में आपको पता फील्ड की जॉब होती है, तो AC उसको DDO रेवेन्यू कहा करते थे। शेखुपुरा सफदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ वहाँ पे पहली पोस्टिंग थी। फिर गुजरांवाला में मैंने किया। फिर इसके अलावा जो डिपार्टमेंट करवाऊँगा तो मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में किया है, फिर होम डिपार्टमेंट में किया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने 2 दफ़ा किया था, एक सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी था, फिर स्पेशल सेक्रेटरी था, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंने किया है, हेल्थ में मैंने किया है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया है। उसका एक कायद एक अकेडमी है जो टीचर ट्रेनिंग कराती है, उसका भी मैं PD रहा हूँ। फिर वो जब हमें हार्ड एरिया के तौर पर जाना होता है, हार्ड एरिया करना होता है, तो 2015 से 17 तक गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है वो हमारा जो खूबसूरत तरीन इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ पे मैं होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस और एक्साइज भी रहा। उसके बाद जब वापस में आया तो हायर एजुकेशन में दोबारा आ गया। फिर होम डिपार्टमेंट में आपके साथ आपने देखा था स्पेशल सेक्रेटरी रहा, स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रहा, ये जो आजकल मार्केटिंग वगैरह के काफ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। फिर इसके अलावा जब मैं सेक्रेटरी लगा तो मैं टूरिज़म में आया। उस वक्त इकट्ठा महकमा होता था, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट। तो इन सब डिपार्टमेंट्स में आपको कौन सा अच्छा लगा, जहाँ काम करके कहते हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा? ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है। देखें, मेरा तो शुरू से ही है, जिस भी महकमे में गया हूँ उससे उतना ही काम किया है, वो हर जगह उतना ही एफर्ट की है, चाहे होम था, चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग था, चाहे टूरिज़्म था। लेकिन एक कुछ चीज़ होती है जो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना, वो बाई चांस आर्कियोलॉजी के साथ हो गया।
वो उसकी रीज़न भी थी, जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में था होम सेक्रेटरी, तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे देखे उनकी ब्यूटी टूरिज़्म के हवाले से, और वो हेरिटेज प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो वापस में आया तो गवर्नमेंट ने मौका दिया, तो ये 60 में लगा दिया, फिर स्पोर्ट्स में लगाया। स्पोर्ट्स में बड़ा मैं स्पोर्ट्समैन के तौर पर रहा हूँ, तो वो मेरा बड़ा शौक़ था। फिर वो उसमें हमने काफ़ी एफर्ट की। लेकिन जब टूरिज़्म में आए तो इसमें म्यूज़ियम भी हैं, आर्कियोलॉजी भी है, तो उसमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी। वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं हमारे पास, सबसे बड़ा म्यूज़ियम है लाहौर म्यूज़ियम, और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया कि यार कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहे, तब आपने बहुत सारे पार्क तामीर कराए, तो ये शौक़ था? ऐसा है कि सेक्रेटरी आईएनसी जो होता है वो एसएनजेडी जो है चीफ सेक्रेटरी के बिहाफ पे उसकी तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स का अप्रूवल वगैरह देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है ना, ये लाहौर के अंदर ये 6 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जिसमें आप कह लें एक GR1 तो सारे जानते हैं, इसका GR2 भावलपुर हाउस है, GR3 शादमान है, GR4 जो है चिल्ड्रन अस्पताल के पीछे एक छोटी सी वो कॉलोनी बनी हुई है, जिना अस्पताल के सामने साथ है वो GR5 कहलाता है, GR6 जो है वो भी हमारा एक है। इसके अलावा चुबुर्जी और वादत कॉलोनी भी हैं जो क्वार्टर्स हैं। तो ये 8 के करीब सारी कॉलोनीज़ हैं। तो जब मैंने चूँकि बचपन में मैं उधर ना अपने रिश्तेदारों को आते जाते देखता था वादत कॉलोनी में, मैंने देखा भी था चुबुर्जी में भी, तो मुझे लगता था कि यार इन इलाकों पे कोई फोकस करने की ज़रूरत है। तो बाय चांस उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब जवाद रफ़ीक साहब थे, तो उनके साथ मैं जब आया INC में, तो उन्होंने मुझे कहा यार इसको हम किस तरह बेहतर करें। फिर वो कामरान अली अफजल साहब आ गए, दोनों ने बड़ा हेल्प आउट किया। इरम बुखारी साहबा CS साहबा, तो फिर अपना अली मुर्तज़ा साहब थे, तो उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की। तो मैंने फोकस था कि यार इधर विजिट करूँ। उससे पहले आम रिवाज नहीं था ना कि INC सेक्रेटरी कभी विजिट नहीं करता। तो वो तमाम ये जो हैं आपके ये हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे मैंने जिम बनाए, जिम थे कि वो वहाँ पे खंडर बने हुए थे, कोई पुराना स्कॉच कोई था जिस तरह GR2 के अंदर भावलपुर हाउस में। मैं कहा यार नशई आके बैठते हैं, तो इधर क्यों ना हम फैमिली जो है 2000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ फैमिली सारे अफसर रहते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए क्यों ना एक खूबसूरत सा जिम हो, एक स्कॉच टेनिस खेलने के लिए जगह हो। तो वहाँ से शुरू किया। चुबुर्जी और वादत कॉलोनी में सबसे पहले। बड़े जो अफसरान हैं उनके घरों में तो काम होते ही हैं, GR जो बड़े बड़े हैं, लेकिन वादत कॉलोनी में और चुबुर्जी क्वार्टर्स जो हैं उनके लिए काम करना ये एक बहुत बड़ा काम था कि आपने आम लोगों के लिए भी सोचा कि आम जो मुलाजमीन हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी काम किया जाए, पार्क बनाया, जिम बनाया, ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम था। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट के हवाले से कि ये एक ऐसा इदारा है जिसके मातहत बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्री का महकमा है, इसमें ऐसे महकमे भी आते हैं जिसमें आम लोग बरह रास्त इसमें वो शामिल होते हैं, उनके भलाई के काम होते हैं, उनके साथ जो उनको रिलीफ दिया जाता है। तो आज इस प्रोग्राम की मुनासबत से हम जानेंगे एहसान भुट्टा साहब से, तो स्किल डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री एंड स्किल कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन से आपके मातहत इदारे काम कर रहे हैं, अटैच महकमे कितने हैं? ये जिससे आपने खुद ही बात कर दी, तकरीबन 12 से 14 जो है ना मुख्तलिफ महकमा जात हैं। अगर आप बेसिक काम देखें इंडस्ट्रीज़ का, तो एक तो प्राइस कंट्रोल है। कंट्रोल जो है चूँकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और उसके बिहाफ पे एक्ट जो हमारा 1977 का है होर्डिंग एक्ट, वो हमने DCs को पावर दी हुई है। तो हमारा एक DG डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक महकमा है जो पूरी प्राइसेस जो है, जिसमें आटा है, चीनी है, सब्जियां हैं, या जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, उसका एक डाटा कंबाइन होता है DG इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये रमज़ान अब आपके सामने आ रहा है, तो प्राइस कंट्रोल वगैरह जो है वो सारे डाटा तक क्या चीज़ कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है। अब ये नहीं है कि चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सारी सब्जियां फलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फूड डिपार्टमेंट जो है चीनी और आटे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केन कमिश्नर होता है, उसका डायरेक्टर फूड होता है। सिमिलरली लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो मुर्गी और मीट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मुख्तलिफ महकमा जात हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोऑर्डिनेशन के लिए पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो DG इंडस्ट्रीज़ है वो इनकी एक कलेक्ट करे और प्रेजेंट करता है चीफ सेक्रेटरी साहब को तमाम हायर अथॉरिटी। तो वो क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत होते हैं या डायरेक्ट DG फुल अथॉरिटी है, वो आपको ही रिपोर्ट? हाँ, DG तो हमारे ही अंडर है। DG इंडस्ट्रीज जो है उनके एक DOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज, वो फील्ड के अंदर होते हैं जो डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ मार्केट में जाके रेट चेक करते हैं। वो है वो रेट, वो सिर्फ वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मजिस्ट्रेट वाला आप समझते हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट जो होम डिपार्टमेंट ही वो देता है। तो उन्होंने वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ लाहौर है, इसमें 30 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, उनको अख्तियारात दिए गए हैं, होम डिपार्टमेंट उसको देता है और फिर वो जाके प्राइसेस चेक करते हैं चिकन की, सब्जियों की वगैरह वगैरह। तो वो जब कंबाइन होकर कितने फ़ाइन किए, अरेस्ट किया या उसको कैसे कंट्रोल किया, वो डाटा हमारे पास आता है और हम फिर प्रेजेंट करते हैं तमाम जगहों के ऊपर।
मॉडल बाज़ार जो कि कुछ अरसे से बनाए गए और अभी तक कामयाबी से चल रहे हैं, तो ये कैसे लोगों को रिलीफ देते हैं? ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। ये 25 डिस्ट्रिक्ट में 36 हैं, लाहौर के अंदर 10 हैं और बाकी जो हैं तकरीबन एक एक तमाम बड़े ज़िलों के अंदर ये मौजूद हैं। मॉडल बाज़ार एक बेसिकली कंपनी है। एक तो होता है ना कि यार ये गवर्नमेंट ने दिया और हर दफ़ा गवर्नमेंट ही पैसा खर्च करेगी, ऐसा नहीं है। वो कंपनी मोड में है और बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है। आप लाहौर के अंदर देखें जो 10 बहुत बेहतरीन है। अगर आप फ़र्ज़ करें चीनी है, अगर 95 रुपीज़ मार्केट का रेट है तो वहाँ 5 से 7 रुपये कम होगी। हर चीज़ में ऐसे ही है। तो ये और एक तो सफाई बड़ी है, सिक्योरिटी का इंतजाम है, CCTV कैमरा है, वो कंपनी मोड में चल रहा है। और मैंने तो कम से कम लाहौर के अलावा बाकी ज़िलों में भी कमिश्नर रहा, गुजरांवाला में या फैसलाबाद भी गया हुआ था, मैंने देखे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे एक या दो जहाँ पे भी हैं, फैसलाबाद में 2 हैं, तो बड़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और अवाम ने भी, मैंने असल बात यह है कि अवाम अगर मुतमिन है ना तो फिर ही फ़ायदा है ना। तो मॉडल बाज़ार के में जाएँ तो अवाम ज़रूर ये कहती है कि मार्केट की निस्बत यहाँ पर एक सफाई भी है, रेट भी अच्छे हैं, मुनासिब हैं और जो है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। ये 3 ही चीज़ें होती हैं। हर आम व खास वहाँ से सौदा ले सकता है या कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह देख के? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो शनाख्ती कार्ड वाला मेरा ख्याल आटे के लिए था सिर्फ। वो जो सब्सिडाइज आटा दिया जाता है कि अगर 650 रुपये है वो उसको सब्सिडाइज देना है तो उसके लिए वो आटे वो शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, बाकी नहीं। रमज़ान शरीफ में भी कोई पैकेज दे रहे हैं इस दफ़ा सहूलत? इस बार जो है ना देखें, इस बार गवर्नमेंट थोड़ा सा डिफरेंट गई है। आम तौर पे रमज़ान बाज़ार लगाते हैं, जो पूरे पंजाब के अंदर देखें तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब 41 हो गई हैं या 36 देखिए, वो 311 के करीब रमज़ान बाज़ार रूटीन में लगते हैं, जिसमें हमारे को 10 बिलियन पिछली बार खर्चा आया था। तमाम चीज़ें जिसमें सब्जियाँ भी हैं, गोश्त भी है, घी वगैरह भी है और आटा और चीनी भी है। इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम ना इसमें सारे लोग आते हैं तो हम एक तो रूरल एरिया हमारा नेगलेक्ट होता है, क्योंकि ये अर्बन एरियाज़ में ही है रमज़ान बाज़ार, आपने सारे देखे हैं। तो रूरल एरिया जो 70% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया की, वो नेगलेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 था कि टारगेटेड करें, मतलब जो मुस्तहिक हैं उनको सब्सिडी देनी चाहिए ना, कि जो मेरे जैसा आप जैसा जो खाता पीता है उसको क्यों ये सहूलत मिले। तो इसलिए इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेने लगे हैं कि जो रमज़ान के अंदर ये अभी कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया, फूड डिपार्टमेंट की तजवीज़ है, वो 3 आटे के थैले जो 10 किलो के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और बाकायदा एक मैकेनिज्म है, PITB उसको चेक करेगा। और वो BISP जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 60%, जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम जो 60,000 से कम है, उन लोगों को वो दिया जाएगा। ये रमज़ान यकम रमज़ान से शुरू होगा या पहले स्टार्ट? ये 5 दिन पहले है। ये मेरा ख्याल 15 या 15 से 16, आज 15 तो हो गई है, तो ये 5 दिन पहले करेंगे जी। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल का शिकार भी रहे हम, मुश्किल वक्त भी रहा पाकिस्तान पे, पंजाब में, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे आपके इदारे मौजूद हैं। तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं? हाँ, एक तो पिबिट है, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉरपोरेशन जो है ना, वो जलाल साहब उसके CEO हैं। तो ये जितने हमारे फॉरेनर्स आते हैं, अभी आपके सामने ये आए थे, आपने देखा सिख जो यूनाइटेड स्टेट्स है, कैलिफोर्निया के साथ सिस्टर सिटी हमारा हुआ था एग्रीमेंट, तो वो लोग आए हुए थे। तो वो पिबिट या CM ने जिसको मिलाना है या किसी महकमा जात के हैं, तो वो एक हमारा एक अदारा है जो तमाम इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग्स भी अरेंज कराता है, कोऑर्डिनेशन भी कराता है और फॉलोअप भी करता है, पिबिट जो है। इसके अलावा जो है आप समझते हैं ये तो वो होंगे जो हमारे बाहर से आते हैं। एक अंदरूनी भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे 2 अदारे जाते हैं, 2 की बजाय ज़्यादा कह लें। एक तो है PISIC है, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, वो स्मॉल इंडस्ट्री SMEs को हवाले से ना बहुत अच्छा अदारा है, जो ख़वातीन के लिए भी और इस तरह की सहूलतें पैदा करता है, फ्री ऑफ जो है सस्ती शराइत पे लोन भी देता है। और एक हमारी जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे फॉरेन है, चाइनीज़ की बड़ी आई है, फेडमिक है हमारा फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, या पेडमिक है जो सुंदर में आपने देखा है या ये चल रहे हैं। इसके अलावा भावलपुर में है, विहाड़ी में भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई है, लोधरा भलवाल में बन रही है और इस तरह के इलाकों में रहीमयार खान में है। तो ये हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ये एक हमारा अदारा पेडमिक है जो बाकी तमाम को करता है और फेडमिक जो सिर्फ फैसलाबाद को करता है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आती है, हमारा काम है उनको फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट से मुराद ये है कि यार गैस है, बिजली है या ज़मीन का जो काम है, उनके बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन आपने महकमा जात की कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सकें। इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनाते हैं वो पिबिट का इदारा उसमें काम करता है? इंडस्ट्रियल स्टेट में जो पंजाब पूरे पंजाब की है अदर दैन फैसलाबाद, वो पेडमिक है, पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब वो पेडमिक जो है ना उसका अदारा लाहौर के अंदर है, सुंदर डेवलपमेंट उसके अंदर बनी है, कोट लखपत पहले की बनी हुई थी लेकिन इसको यकजा कर दिया गया है। ये आपका जो है रहीमयार खान है, बलवाल है, विहाड़ी में
मैं बिहाड़ी में भी डीसी हो रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जगह लेके इन्होंने किया। बेसिकली गवर्नमेंट उसे लोन देती है, ये भी कॉरपोरेशन है, लोन के तौर पे दे देती है, वो जगह ख़रीदते हैं और फिर उसमें जब लोगों को वो देते हैं, इन्वेस्टर्स को, वो ख़रीद के उधर इंडस्ट्री लगाते हैं। थोड़ा सा इशू हमें ज़रूर आता है, वो है कॉलोनाइजेशन का। फ़र्ज़ करें 100 एकड़ जगह है और लोगों ने ले ली है, लेकिन उन्होंने ना उसमें से हमारा तो ये ख्याल है ना गवर्नमेंट का कि यार इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार मिलेगा ना। तो इंडस्ट्री नहीं है, उन्होंने 10 या 20 तो इंडस्ट्री लगा दी है, बाकी उन्होंने लेके बंद कर दिया या कब्जा करने के लिए दीवार बना दी है। तो कॉलोनाइजेशन का एक इशू ज़रूर आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो प्रोग्राम का यहीं से सिलसिला स्टार्ट करेंगे। जी, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब का, उनके दफ्तर में मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ताजिर हैं, सरमायादार हैं, जो सरमायाकारी करने वाले हैं, उनको क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक बड़ा इशू देखने में आता है कि उनको बिजली के कनेक्शन के हवाले से बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अब ये जिससे आपने बात ही की है, देखें ना इंडस्ट्रियल स्टेट, अब ये बिजली है, लेस्को है, फेस्को है, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सुई गैस है, उसका भी इशू आता है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है। टेलीफोन वाला इशूज़ आते हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि यार इन फेडरल अदारों को भी किसी एक फोरम के ऊपर इकट्ठा किया जाए। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, चूँकि वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये पता है, अभी रिसेंटली उन्होंने 2 मीटिंग्स कराई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और एनर्जी डिपार्टमेंट है, बेसिकली एनर्जी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है वो एनर्जी और बिजली के मामलात को कोऑर्डिनेट करता है। उनको बिठाया, इनके साथ इनके सारे इश्यूज़ लिए हैं। फिर इसमें इनके फोकल पर्सन है, जिससे हमारा लेस्को है या फेस्को है या जो भी डेस्को हमारी कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, उनको इकट्ठा किया और टाइमलाइन के साथ कि ये काम है तो आपने इतने दिन का वादा किया, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी सी एक्सकलेट हुई हैं। आप भी समझते हैं एलसीज का इशू है या डॉलर अप्रिसिएशन होने की वजह से वो मटीरियल चूँकि बाहर से आता है तो प्राइसेस बढ़ गई थी। उन्होंने कहा हमें इतने पैसे और देंगे तो हम ये लगवा देंगे, लेकिन वो काफ़ी कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है। एक नंबर 1 ये वाला जो हमारी ये मीटिंग हुई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। हमारे तमाम चैम्बर्स हैं, तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर बने हैं, उनके बड़े मसाइल हैं। अब उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी की, हमारे मिनिस्टर के साथ साथ से एक हमने मीटिंग की, तमाम चैम्बर्स आए पूरे पंजाब के, चाहे चिन्योट है, गुजरात है, गुजरांवाला है, भावलपुर है, जो भी हैं, उन्होंने अपने मसाइल बताए। उसके जो मैक्सिमम मसाइल हैं ना वो हैं लोकल लेवल के, अदर देन ये बिजली और ये वाली चीज़ें। तो वो लोकल लेवल से मुराद हमने फिर उनको सजेस्ट किया और सीएम साहब ने इसका अप्रूवल दिया। अब हम उसका नोटिफिकेशन कर रहे हैं टीओआर के साथ कि डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जो है, सिक्योरिटी भी एक इशू है इन लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि यार डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के अंडर एक कमेटी बना दिया, इसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कह लें। इसमें हर महीने ये मीटिंग करेंगे, इंडस्ट्रीज को भी बुलाएं, इनके चैम्बर वालों को भी बुलाएं, जो बिजली के हैं उसमें 1.1 होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो जो एक्शन है लेस्को वाला या जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सुई गैस के हैं, वो हमारे लोकल जो डिपार्टमेंट सारे हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह या लोकल गवर्नमेंट वाला, वो एक फोरम पे हो, डीसी के अंडर और वो डीपीओ उसके अंडर हो, जो सिक्योरिटी की मामलात करे, इनके सारे लोग आ जाएं फोकल पर्सन, और 1 पॉइंट एजेंडा कह लें या 1 विंडो ऑपरेशन कह लीजिए, या अपने मसाइल बताएं और उनका फॉलोअप किया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस तरह की अपॉर्चुनिटी कर देंगे या कमिश्नर्स को कर देंगे तो वो लोकल लेवल के मसाइल वहाँ पे हल हो जाएंगे। बाकी जो हमने टेकअप करने हैं फेडरल गवर्नमेंट से, जिस तरह आजकल आपको पता है एनर्जी का एक इशू आया है, वो हमने समरी भेजी है और एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम उसको टेकअप कर रहे हैं नेपरा के साथ, जो फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो एनर्जी का इशू है, वो नेपरा जो है वो एनर्जी डिपार्टमेंट ही हमारा उसके साथ कर सकता है, इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री है उसके ताउन के साथ। इंडस्ट्रियल स्टेट तो कायम हो गया, लेकिन उनमें उस तरीके से सुनने में आता है कि काम नहीं होता। तो कितने इंडस्ट्रियल स्टेट हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं और हमारे लिए, पंजाब के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं? 2 का तो मैं नाम ज़रूर लूँगा। एक तो हमारा पैडमिक है लाहौर वाला, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कोट लखपत है, माशाल्लाह इधर बहुत अच्छी इंडस्ट्री चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। दूसरा हमारा फैसलाबाद है, उसके भी 3 हिस्से हैं, 3 पोर्शन में उनको किया गया, फैडमिक उसे कहते हैं। और मैंने अभी विज़िट भी किया था रिसेंटली, वो सिक्योरिटी के मामलात और सीसीटीवी कैमरा और बाकी उनके ताजरों के जो इश्यूज़ हैं वो देखने के लिए। ये 2 तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट है। अब कम से कम वहाँ पे जो है ना, ये जो फैसलाबाद वाला था, वहाँ पे जो सेरामिक इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और ये तो मैं समझता हूँ बेहतर है।
तीसरा जो अब हमें जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क है, जो शेखुपुरा मोटरवे पे आपने देखा होगा, वो आते हुए बोर्ड है। वहाँ पे अभी 5 के करीब इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, लेकिन बाकी जो है अभी कॉलोनाइजेशन नहीं हुई, लोगों ने जगह तो ली है लेकिन किस्तें नहीं दी, ये इशूज़ भी आते हैं। तो बोर्ड हम बना रहे हैं नया इसका, तो जब वो बोर्ड होगा कोई इख्तियार हो कि यार 2 साल के अंदर आपने अगर किस्तें नहीं दी तो भैया कैंसिल कर दिया जाए, तो वो थोड़ी सी कोताही ज़रूर हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इनको अपॉर्चुनिटी दें, हाँ वो लोग भी तब आते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। वो जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की या इस अदारे की, पैडमिक की या फेडमिक वालों की है, मसलन रोड होनी चाहिए, रोडें बननी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो, सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया हो, इसके अलावा जो है सीवरेज देखें ना, ये जो केमिकल अब इंडस्ट्रीज़ हैं तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ वो हो, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पैसा कि ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आके लगाएं और उनको आगे चलें। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे होते हैं जो मुआहदा तो कर लेते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाते, उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं आप? अभी तो देखें, इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हम आपस में बैठे हैं, एक्शन तो शायद नहीं हुआ। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली वो करता है इसका। ये अभी एक एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है स्मॉग के ऊपर, आपने देखा जज साहब हमारे लाहौर हाई कोर्ट के हैं, वो उसको हेड करते हैं, तो उन्होंने इस पर काफ़ी एक्शन लिया है। और उन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्री अगर इस तरह की पोल्यूशन, जिसमें हमारे टेंडरीज जो हमारा ये लेदर के लिए कह लीजिए हमारा कसूर के अंदर है, ये भी हमने लेदर के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने पहले भी एक प्रोजेक्ट दिया था, तो हमने एफर्ट की थी, वहाँ पर वो बनाए हैं ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन सारी जगह भी नहीं बने हुए। ये मुझे सच बोलना चाहिए, तो हकीकत ऐसी ये होने चाहिए और इस पे काम कर रहे हैं। एक हमारा सियालकोट का प्रोजेक्ट है और एक कसूर का है, जिसके ऊपर हम ये लेके जा रहे हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उधर भी होता जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट का, जो एक इदारा है जो इंडस्ट्री महकमा सेक्रेटरी इंडस्ट्री के मातहत काम करता है, और उस इदारे के मातहत ऐसे ऐसे इदारे हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके मुख्तसर शॉर्ट कोर्स होते हैं 3-3, 4-4 महीने के, 6 माह के, और फिर उनमें जो बच्चे कोर्स करते हैं उनको वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। इस हवाले से हम जानेंगे कि वो जो स्किल डेवलपमेंट का इदारा है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितने स्किल डेवलपमेंट के जो इदारे हैं वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं। ये बड़ा अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, अगर हम ओवरऑल अपना इकनॉमिक सर्वे देखें या अपनी इकनॉमिक सिचुएशन देखें ना, पाकिस्तान की ना 64% आबादी जो है ना वो ना 15 से 30 साल की उम्र की है, यानी कि जवान है, यंग लोग हैं। अब यंग लोग जो हैं हर एक को सरकार नौकरी नहीं दे सकती कि हम एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें तो हमें, या मास्टर्स कर लें तो हमें नौकरी मिल जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हमें उनको हुनरमंद बनाना है, और ये टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वाहिद एक हल है जो इसको हम अपनी यंग जनरेशन से यूथ बल्ज कहते हैं। 64% आबादी है जिसको हमने खाली तो नहीं छोड़ना ना, बेरोज़गार तो नहीं रखना। अगर वो खुद अपने उनको स्किल आती होगी, चाहे वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आए हैं, घर बैठ के भी किए जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग है वो कर लें। अब हमने क्या काम किया है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो है ना, एक तो टेफ्टा आप सारे जानते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये पहले ऑर्डिनेंस के तहत था, अब 2011 से एक्ट इसका बन गया है। 400 से ज़्यादा इसके अदारे हैं जो तमाम डिप्लोमा आपने देखें। अब इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ, एक टेक्निकल एजुकेशनल है, एक वोकेशनल एजुकेशन है। टेक्निकल है वो ज़्यादातर वो जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं, टेक्नोलॉजी, वो ये टेक्निकल कहलाता है। जो वोकेशनल है वो छोटे सर्टिफिकेट हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, तो उसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं, लोगों को कई दफ़ा नहीं पता। तो हमारा टेफ्टा जो है ये करता है। अब गवर्नमेंट ने बड़ा एक अच्छा काम किया है, क्योंकि ना हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट का भी एक अदारा नेफ्टेक, आपने नाम शायद सुना होगा, वो भी इस तरह की ट्रेनिंग करवाता है। एक हमारा पंजाब बोर्ड ऑफ जो PBET जो एग्ज़ाम लेता है, बोर्ड है, वो ये तमाम टेक्निकल अदारे हैं डिप्लोमा वाले, वो उसके साथ मुंसलिक हैं। एक ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड भी बना हुआ टेफ्टा के अंदर ही, जो सर्टिफिकेशन जो छोटे हैं वो उनको सर्टिफिकेट देने का वो अख्तियार है। एक और अदारा भी है जो ज़कात डिपार्टमेंट के अंदर, आपने नाम सुना होगा, PVTC कहते हैं, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, तो ये ज़कात डिपार्टमेंट के अंडर है। अब पंजाब गवर्नमेंट में टेक्निकल और वोकेशनल देखें 5-6 अदारे हैं, तो इनको एक जैसे ही एजुकेशन या स्टैंडर्ड होना चाहिए या करिकुलम एक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, PSDA, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2019 में एक्ट बना है। उसके तहत उन्होंने कहा इसका एक्ट जो होगा ना ओवरआर्चिंग ये हो, और वो तमाम की पॉलिसी यकजा हो, ताकि वो एक जैसे सर्टिफिकेट हो, एक जैसा करिकुलम हो, और ताकि उसके मुताबिक हम चल सकें। तो माशाल्लाह ये टेफ्टा ने बड़ी एफर्ट की है। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि हमें अगर नौकरियाँ तो हम शायद इतनी ना क्रिएट कर सकें, लेकिन अपनी स्किल अगर देते जाएंगे, IT कोर्सेज,
एक और अदारा भी है, वो भी आप जानते हैं, PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रोजगार सिस्टम भी शुरू किया था। देखें वो IT के जितने बच्चे बच्चियाँ ग्रेजुएट या मास्टर से, उनको वो 3 महीने या 6 महीने के कोर्सेज करवाते थे और वो अपने घर में बैठ के IT के जो ग्राफिक है, डिज़ाइनिंग है, या लेदर डिज़ाइनिंग है, या अपना टेक्सटाइल वगैरह है, या ये आपकी एप्लीकेशन बनाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं और रोज़गार से बड़ा बेनिफिट हुआ है। ये वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने शुरू किया था। तो हमारा ये ख्याल है अगर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन हमने देना है, जो पाकिस्तान का जो आगे फ्यूचर भी है, वो IT बेस्ड होना चाहिए, नंबर 1 कि IT के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करें और एक स्टैंडर्डाइज हों। ये हमारे जो अदारे हैं, टेफ्टा है, PBTC दे रहा है, PITB दे रहा है, तो तमाम के एटलीस्ट वो एक जो अदारा हमारा PSDA बनी हुई है अथॉरिटी, वो इसको एक जैसा स्टैंडर्ड रखे ताकि इसकी वैल्यू भी दुनिया में हो। एहसान साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो IT का हमारा एक बहुत बड़ा एक इदारा भी काम कर रहा है, और भी बहुत सारे इदारे हैं, महकमे हैं, लेकिन हम दूसरे ममालिक को देखते हैं तो उनकी जो IT में एक्सपोर्ट है वो लाखों डॉलर, अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान या पंजाब की हम बात करते हैं तो हमारी बहुत कम ना होने के बराबर है। तो इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से काम किया जा सकता है इसमें? फोकस, एक ही बात है आपकी जो है ना, ओनरशिप होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए। फोकस अगर हम PITB के ऊपर ही कहेंगे कि वही कर लेगा, वो मेरा नहीं ख्याल एक अदारा शायद नहीं कर सके। ये टेफ्टा के जो अदारे हैं जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डिप्लोमास बड़े अरसे से चल रहे हैं, 99 उससे पहले भी चलते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस अदारे को हमें फोकस करना है कि IT बेस करें, लोगों को ऐसी स्किल्स दें। देखें 10वीं पास बच्चा आता है अगर, या बच्ची आती है, तो उसको IT बेस अगर आप 6 महीने या 1 साल के सर्टिफिकेट दे देंगे या कोई इस तरह की डिग्री डिप्लोमा दे देंगे, वो घर बैठ के बड़े आराम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लैपटॉप उसके पास मौजूद हो या कंप्यूटर घर में मौजूद हो तो वो कर सकता है। ये इंडिया ने जो आगे बढ़ा है, सिलिकॉन वैली की नाम सुन लीजिए, या यूनाइटेड स्टेट के आप किसी भी बड़े अदारे को देख लें, जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज से 15 साल पहले ही सोच लिया था कि हमने IT के ऊपर करना है। ह्यूमन रिसोर्स को हम नौकरी नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें ऐसी स्किल देनी है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने दफ्तर से या उधर वो काम कर सकें। हमें एक सेक्टर को फोकस करना है, ये वाला। बच्चियों के लिए एक दूसरा भी होता है, ब्यूटिशियन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो मेकअप या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीख लें, वो अपने घर में बैठ के भी काम कर सकती हैं। लेकिन IT एक ऐसा चीज़ है, अगर मैं एनालिसिस करूँ ना, आप हैरान होंगे। PITB का डाटा देख लें या आप दुनिया का देख लें, 2 साल जो कोविड के गुजरे ना, 21 और 20 और 21, 2020 और 21, तमाम दुनिया के अंदर जो है ना रोज़गार निकलता गया, लोगों के कम होते गए, हमारे बड़ा है। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चियों ने IT के कोर्सेज घर में बैठ के सीखे हैं। रोज़गार ले लीजिए या टेफ्टा के ले लें, और जब उन्होंने वो कह रहे हैं ना अपने घर में बैठ के ये कोर्सेज करने या ये बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो दुनिया में वो यहाँ बैठ के अमेरिका को या रशिया को या चाइना को हेल्प आउट दे रहे हैं। तो यही एक मेरा समझता हूँ, इसको एक फोकस कर लें। अब नई से नई टेक्नोलॉजी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम शायद खुद अकेले कभी काम ना करें। कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजी, 2 हाथ चाहिए होते हैं। तो अभी रिसेंटली टेफ्टा ने ना चाइना कि हमारे CEO जो थे खावर शहजाद, वो उधर गए हुए थे, उनके साथ एग्रीमेंट किया है। 44 टेक्नोलॉजीज़ में वो हमें ट्रेनिंग करने लगे हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल जो हम उन्होंने कहा, और नैनो टेक्नोलॉजी है, IT बेस्ड है, ये जो मॉडर्न सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं हम आपके मास्टर ट्रेनर्स को 44 आपके अदारे के आप हमें चुन के भेज दें, या हम आके ट्रेनिंग देंगे, हम आपको वो कराएंगे, और वो अदारे अगर आप शुरू करेंगे तो फिर ही मैं समझता हूँ वो हम आगे जा सकते हैं। तो जो हम कह सकते हैं, फिर आप यहाँ सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं और भी बहुत सारे हमारे अफसरान होते हैं, तो पॉलिसियाँ बनती हैं, लेकिन पॉलिसियों पे जो मातहत इदारे हैं वो काम नहीं करते। तो क्या वजह है कि हम क्यों जब तक हम अपनी पॉलिसी पर काम नहीं करेंगे, हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। तो क्यों ये होता है कि उन पॉलिसियों पर उस तरह अमल नहीं होता जैसे होना चाहिए? ये एज ए ओवरऑल शायद हम अपने पाकिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें, यार पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं, रूल रेगुलेशन भी बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए ना एक मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंट से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ पे आप 2 साल के लिए बैठा दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि किसी को अगर आप टेन्योर देते हैं ना, तो कम से कम 1 साल ज़रूर दें। तो जो पॉलिसी बनी है उसको किस तरह आगे आपने लेके आना है, KPIs बने हों कि ये मैंने पॉलिसी है, इसको कैसे करना है। ये 3 महीने में रिव्यू करें, 6 महीने में रिव्यू करें कि भाई इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके ऊपर जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बोनस दे दीजिए, इंसेंटिव दे दें। जो गलत काम कर रहा है उसके जज़ा सज़ा का जिसे जिक्र कहते हैं। तो ये
पॉलिसीज बनना एक आसान काम है या शुरू में बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का ही गैप होता है। इम्प्लीमेंटेशन के गैप के लिए मैं समझता हूँ कि टेन्योर बेस्ड हो और अफसर को या जो भी उस अदारे का काम करने वाला है उसको पता हो कि मुझे ये KPIs हैं और इसके मुताबिक अगर मैं काम करूँगा तो मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा, अगर काम नहीं करूँगा तो मेरी छुट्टी भी हो सकती है। प्रमोशन भी इसी पे होनी चाहिए। हाँ, ये जो आपने बात की जो इस पे है जी। अच्छा, इस वक्त आपके इदारे के मातहत कुछ यूनिवर्सिटियाँ भी काम कर रही हैं, तो वो कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस वक्त आपके मातहत? 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। एक हमारी लाहौर में है, पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं, ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेफ्टा के 2 अदारे थे, एक रायविंड वाला और एक हमारा जो है जो टाउन का, तो इनको मिला के बनाई गई 2018 में चाइनीज़ की ताउन से। चाइनीज़ ने पहली दफ़ा टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमें ताउन किया था और इसको हमने आगाज़ किया है। पहली लाहौर के अंदर है, दूसरी हमारी रसूल कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर कॉलेज है, ये 1917 का बना हुआ है। ओल्डेस्ट कॉलेज है मेरा ख्याल है, जो सिविल डिग्री में वो डिप्लोमा करवाया करता था। मेरे वालिद साहब ने भी वहाँ से किया था, मैं आपको बता दूँ, इसलिए मुझे इसका पता है। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग भी कर ली। तो जो रसूल कॉलेज है उसको डिग्री अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। और तीसरा जो हमारा है मीर चाकरेंद है हमारा DG खान के अंदर, तो ये एक नया है। उस अगर हमने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तो हमने जो टेफ्टा का कॉलेज है वो हमने दे दी थी, लेकिन अभी उसकी जो नई बिल्डिंग बननी है। तो ये 3 इदारे हो गए। अच्छा, कुछ नौजवान हमारे तुलबा ऐसे होते हैं जिनमें बहुत महारत होती है, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ कर भी सकते हैं, जैसे एनर्जी से बाइक्स चलाने का काम है या दूसरे हैं, लेकिन उनके पास वो ज़राए नहीं होते, वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स की भी कोई हेल्प करते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास? ये आपने बड़ी बात की है, मैं भी देखता रहता हूँ, आप भी देखते हैं, मीडिया के लोग हैं आप लोग, तो आप हर दूसरे तीसरे महीने हमें एक बच्चा नज़र आता है, यार उसने मोटरसाइकिल बाइक बना ली, पानी में डाल के वो चल रही है, पानी डाल दिया पेट्रोल की जगह, या और कोई चीज़ बना ली है। लेकिन ये जो है ना, ये स्टार्टअप जो है ना, इसके लिए पैसा भी चाहिए। अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अब वो गरीब घर के बच्चे हैं तो उनको इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेज कोई नहीं है। लिंकेज अगर इंडस्ट्री होगी या तो इंडस्ट्री खुद चुन ले और उसको कहे भाई ये जो आपने सीखा है, काम किया है, हम आपको पैसे देते हैं, वो ऐसे नहीं करते आमतौर पर। तो इसके लिए हमारा एक चीफ मिनिस्टर जो है ना, रोज़गार स्कीम है एक सस्ते कर्जे देने की, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हमारी है PISIC, उसके तहत एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, पिछले 5-7 सालों से चल रहा है। इस साल के लिए भी गवर्नमेंट ने इसको कहा है और वो सस्ती शराइत के ऊपर वो पैसे कर्जा देते हैं। और अभी मैं उसका रिसेंटली इसका रिव्यू मैंने लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार वो जो रोज़गार के देखें, मोबाइल की शॉप है, उस बच्चे को 10 लाख रुपये का अगर कर्जा दिया, उसने पूरी शॉप बना के वर्कशॉप बना ली, उसके आगे 5 बंदे 10 बंदे काम कर रहे हैं, ये रोज़गार भी दे रहे हैं और अपना काम भी उसने शुरू कर दिया। तो ये जो सस्ते, अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे हमारा एक वर्क रेडीनेस प्रोजेक्ट है ADB के तावन से, उसमें भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये स्मॉल इंसेंटिव जो कर्जे जाते हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के तहत वो हम दे सकें। और जो है यही एक रास्ता है जो अपनी, क्योंकि वो 2% है, अगर मार्केट पे जाएंगे तो 20% आपको पता है इंटरेस्ट रेट जा चुका है, तो 2% तो बहुत ही मामूली है ना, उसकी सर्विस चार्जेस वगैरह मिला के। तो ये जो हमारा अखुवत है, आप जानते हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब वाला, इन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया है। अखुवत के थ्रू हमारा एग्रीमेंट था PISIC का और इन्होंने कर्जा दिए हैं, लोगों ने अपने रोज़गार खुद बनाए हैं, अपनी दुकानें बनाई हैं और इनको दूसरों को भी रोज़गार दिया। तो ये सुनने में आता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे नौजवान अप्लाई करते हैं बैंकों में, लेकिन उनकी शराइत इतनी सख्त होती हैं, अगर मिल भी जाता है। अच्छा, बाज़ लोग फिर क्या करते हैं, ये दूसरा सवाल, कि कर्ज़ा ले लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से अप्रूव करा लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जिसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। तो उसका कोई मैकेनिज़्म है कि किस तरह चेक किया जाए ताकि लोगों में ये कंसेप्ट ख़त्म हो कि हम पैसा लेके दूसरी जगह लगा दें और जिस काम के लिए लिया है वो वहाँ नहीं लगाते? हाँ, ये आपकी बात ठीक है, काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं। तो थोड़ी सी जो है ना, एक SMIDA एक अदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट का है और पंजाब का PISIC है, तो उधर ख्वाजा फरहान अजीज़ ख्वाजा साहब आप जानते हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं आजकल। तो उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स 2-3 हुई हैं, उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया है। तो ये जो है ना हमारा PISIC, इनके MD जो आजकल हैं, ये बड़ा अच्छा अफसर है, इसको हमने कहा था कि आपके होम डिपार्टमेंट में भी रहे हुए हैं, तो हमने कहा था आसिम साहब के ये जो हैं आप इसको देखें कि यार मुस्तहिक को मिले, नंबर 1। तो अब इन्होंने मुझे बता रहे थे कि ये जो स्क्रूटनी करते हैं, पहले वो काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब उन्हें बहुत शॉर्ट कर दिया, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन इन्होंने लिए हैं
यहाँ इश्तहार दिया है, अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे 1 महीने का वो टाइम दिया है, जितनी एप्लीकेशन आएंगी 10 से 15 दिन मैक्सिमम ये दे देंगे बैंक ऑफ पंजाब को। उसके साथ एग्रीमेंट है, बैंक ऑफ पंजाब उनकी अपना जो भी उनका प्रोसेस होता है वो करता है। वहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं जो आपने बात की है, लेकिन वो हमने कोशिश की थी यार जितनी मैक्सिमम हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप रिजेक्ट ना करें। वो हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, शायद एक आधी और भी करनी पड़े, वहाँ पे हम जितना हेल्प आउट करेंगे तो ये लोगों को कर्जा मिलना आसान होगा। नंबर 1 कर्जा मिलना। अब दूसरा काम है मॉनिटरिंग, कि यार जिस काम के लिए दिया गया वो कर भी रहा कि नहीं कर रहा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने जो MDPC की जो इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब तो लैंडिंग है ना, पैसा दे दिया है, वो उसको जाके नहीं देखते कि वो काम कर भी रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है PISIC वालों की, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की। तो ये इन्होंने एक मैकेनिज्म, इन्होंने कुछ लोगों का एक PIU बनाया, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, उसमें इन्होंने कोई भर्तियाँ की हैं या कर रहे हैं अभी, और मेरी उम्मीद है कि अगर वो अच्छे एक्टिवली हम चल जाएँ तो ये जो कर्जे वाली मुश्किलात जो जिसका जिक्र आपने किया वो हम उसको दूर कर सकेंगे। तो ये आपने सारे जो काम बताए, जो फ्रेमवर्क अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का फ्रेमवर्क क्या है? इतने सारे आपके महकमे आपने बताए, जो इंडस्ट्री में फिडमेक है, पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, स्किल डेवलपमेंट है, 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं आपकी, टेफ्टा का इदारा है, ज़कात डिपार्टमेंट का आप चला रहे हैं, तो इसका फ्रेमवर्क क्या है? कैसे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है? 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली। अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देखें, एक तो इंडस्ट्रियल है डेवलपमेंट, वो इंडस्ट्रियल फेडमिक है, पैडमिक है, वो तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट लाना है वो हम पिवट के थ्रू, और ये फेडमिक और पैडमिक जो बोर्ड के थ्रू, बेसिकली वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खुद नहीं चलाता, ये बोर्ड बने हुए हैं, प्राइवेट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस बोर्ड के मेंबर होते हैं, और उसमें हमारा सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी या वो 2-3 जो हैं वो उनके मेंबर होते हैं, और वो फैसला करने के मिजाज हैं कि कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्टमेंट किया। एक तो उनको हमने ऑटोनॉमी है, एक्ट के अंदर ही है। दूसरा है हमारा टेबिट है, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें हमारा टेफ्टा है, इसमें PSDF बन गई है, PVTC ज़कात डिपार्टमेंट का है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो भी इसके अंदर ही आ जाए। तो ये 3-4 बोर्ड है हमारा, पंजाब PBET जो है, और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, तो ये 5 मुख्तलिफ इदारे हैं। तो इसको PSDA इसीलिए बनाया गया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस PSDA के लिए अप्रेंटिसशिप एक एक्ट बनाया गया, जो पहली हिस्ट्री में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर बनाया गया है, अभी रिसेंटली बना है, उसमें रूल बनने रह गए हैं। उम्मीद है कि अगर वो अप्रेंटिसशिप एक्ट और रूल उसके बन जाएंगे तो उसमें भी लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। और तीसरा कंपोनेंट हमारा कॉमर्स वाला है, वो आप जानते ही हैं, चैम्बर के साथ किस तरह करने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो मसाइल हैं वो आपने कैसे उसको फ्रेमवर्क करना है, मुख्तलिफ महकमा जो कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, एनर्जी के साथ है, पिबिट वालों के साथ है, या और कोई महकमा फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं। तो हमारी कोशिश है कि तीनों महकमों को 3 स्ट्रीम्स हैं और उनको ऑटोनॉमी दी हुई है, और उनके बोर्ड उनको हेड करते हैं, सारे ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत ही हैं। टेफ्टा का भी बोर्ड है, वो खुद ही फैसला करता है, सेक्रेटरी के पास नहीं आना पड़ता। PISIC का भी बोर्ड है, PIDMIC और फेडमिक का भी बोर्ड है। जो उनके पॉलिसी लेवल के डिसीजन हैं जो उधर से रिकमेंड हों तो फिर हम वो चीफ मिनिस्टर से या फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह से अप्रूवल हम एज ए डिपार्टमेंट लेते हैं। जितना भी फंड्स हैं वो आपके थ्रू जाते हैं, बाकी वो बोर्ड बने हुए हैं, बोर्ड सारा डिसीजन करते हैं, और उन्होंने अगर कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से है तो पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड सारे फैसले करता है, और अगर टेफ्टा का है तो उनका अपना है। तो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के आपने महकमों के बारे में, जो अटैच डिपार्टमेंट है उनके बारे में एहसान भुट्टा साहब ने हमें तफसील से बताया, और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है, किस तरीके से हमारे नौजवान तलबा को इमदाद दी जा रही है, किस तरीके से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा रही है कि वो अपना जो बिज़नेस है, स्टार्टअप है, वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले से मालूमात हमें जो बहुत तफसील से एहसान भुट्टा साहब ने बताई। फील्ड में तो आपने काम किया, और यहाँ सेक्रेटरीट में भी बतौर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और अब फुल फ्लैज आप सेक्रेटरी हैं। तो फील्ड की जॉब मुश्किल है या जो सेक्रेटेरिएट की है वो? 2 पॉइंट हैं। अगर आप सेक्रेटरीट की देखेंगे ना, ये पॉलिसी मेकिंग, रूल, रेगुलेशन, एक्ट, और ये आपकी मॉनिटरिंग लेवल का है। जो एग्जीक्यूशन है वो फील्ड के लेवल पे होती है, डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है या AC साहबान हैं, वो काम उधर करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, चाहे वो रमज़ान के वाले से हो, महंगाई के वाले से हो, मुहर्रम आ रहा है वो है, या इलेक्शन है, या कोई भी चीज़ है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे होती है। तो दोनों डिफरेंट हैं जॉब्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों का कम्बिनेशन अगर इकट्ठा लेके चलें। देखिए यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी, अगर मैं एग्जीक्यूशन पॉलिसी मेकिंग है या वो हमने ADP की स्कीमों का अप्रूवल लेना है, हमने सिर्फ इस हद तक नहीं रहना। इसको अगर जाके भी आप देखेंगे फील्ड में,
खुद जाना जब जाएंगे, जब अगर सेक्रेटरी के लेवल पे या उसका एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे डिपार्टमेंट, क्योंकि क्लाइंट डिपार्टमेंट तो हम ही है, तो भाई वो हम ये छोड़ दें CNW के ऊपर या बाकी महकमों पे कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, हमें क्या परवाह, भी हमने तो अप्रूवल देना था। नहीं, इतनी बात नहीं है। मेरा शुरू से ये असूल रहा है, जिस भी महकमे में रहा हूँ, चाहे INC है, स्पोर्ट्स है, टूरिज्म है, होम है, वगैरह वगैरह, तो मेरा कोशिश होती है कि जो काम अगर आपने पॉलिसी के तौर पे दे दिया है, यहाँ पे बैठ कर डिसीजन हो गया है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी आप करवाने की आपको इख्तियार होना चाहिए और आप जाएं। जब तक आप फील्ड में ना जाएंगे तो कभी नहीं होता। अब सैटरडे आमतौर पे ऑफ होता है सेक्रेटेरिएट में, लेकिन हर हफ्ता मेरा ना फील्ड में होता है। अभी मैं फैसलाबाद गया हुआ था, पीछे गुजरांवाला गया हुआ था, या लाहौर के जितने टेप्टा के हैं या बाकी इदारा मॉडल बाज़ार हैं जो है वो मैंने विजिट किए हैं। वरना सेक्रेटरी आमतौर पर मॉडल बाज़ार क्यों जाए भाई, लेकिन मेरा होता है कि नहीं, अगर हेड जा रहा है ना तो फिर उसके नीचे वाले भी जाएंगे और चकन्ने रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इम्तजाज होना चाहिए कि सिर्फ दफ्तर में बैठ के काम ना करें, दफ्तर में पॉलिसी मेकिंग या अप्रूवल वगैरह आप दे दीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अगर आप खुद जाएंगे तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर साहबान भी हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं। आपके तारुफ में शुरू में ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था, आप पूछ लेते हैं। खाने में क्या ज़ौक़ रखते हैं आपको? लाहौर रहने, बेसिकली आपका ताल्लुक लाहौर से है या दूसरे किसी शहर? बेसिकली तो हमारे वालिद साहब सियालकोट से थे, कोटली भुट्टा हमारा गांव है, लेकिन सेटल लाहौर ही हो गए थे। हमारे कुछ जो हैं रिश्तेदार वो मुल्तान के भी हैं, भुट्टा बरादरी, वहाँ पे निश्तर मेडिकल कॉलेज मेरे वालिद साहब के मामू ने बनाया था, तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। तो मैं मुल्तान साइड पे भी हमारा काफ़ी तल्लक रहा है। एज़ फार एज़ खाने की बात की है, खाना लाहौर में हो तो फिर खाना तो हर किस्म का खा लेते हैं, लेकिन कोई पसंदीदा जो है वो लाहौरी खाने होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है यार खाना में कम खाता हूँ। कम से मुराद है कि सुबह मेरी आदत है 5 साढ़े 5 में उठ के नमाज़ पढ़ी है, फिर वो सारा कुछ कर करा के 8 बजे, मैं चाहे गिलगित में था, आज भी लोग हंसते हैं, वहाँ पे 11 बजे से पहले कोई नहीं आता था, मैं 8 बजे पहुँच जाता था। अभी भी मेरा ये रूटीन है कि 8 साढ़े 8 में दफ्तर होता हूँ, जब बहुत कम लोग आए होते हैं, बाकी नहीं आए होते। मकसद ये है कि वो जितनी जल्दी सुबह उठते हैं ना, आप एक्टिवली काम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। और मैं सारा विजिट भी कर आता हूँ, फिर आगे दफ्तर का काम भी कर लेते हैं। खुराक में हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुराक आप बैलेंस लें, एक बहुत ज़्यादा मोटापे वाली चीज़ें ना खाएं। और नंबर 2 जो मेरा शुरू से वो आपने जिम वाली बात जब INC में आई ना, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपके जिम का क्यों शौक है, तो मैं वो UET में था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो उस माने में बड़ा एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है। तो वो मुझे शौक क्योंकि उस वक्त का था, तो मेरे भाई ने, डॉक्टर हैं बड़े, वो कहते हैं यार अपनी ज़ात के लिए आधा घंटा निकालना है। तो ये इसलिए चाहे मैं यहाँ पे 7 बजे भी जाऊँगा दफ्तर से या मीटिंगें करके विजिट कर रहे हैं, तो मैंने आधा घंटा या वॉक कर लें या जिम में जा के एक्सरसाइज कर लें, तो वो कहना वो आपको सारी एक्टिविटी जो है ना, बोरियत या कहने थकावट, वो दूर कर देती। मुख्तसरन आपने अभी बात की कि आप 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं, ज़ाहिर है फिर आपका स्टाफ भी आ जाता होगा, तो जाने का भी वक्त मुकर्रर है? देखें बाज़ बात होता ही है कि अगर महकमे का सरबराह बैठा है तो सारे अफसरान बैठे हैं, अब वो बेचारे 9 बजे आ जाते हैं, तो क्या उनको जो मुकर्रर वक्त है उस पर ही चले जाते हैं या लेट तक? नहीं, ये देखें मुझे इसका बड़ा एहसास है शुरू से ही, क्योंकि मुझे पता है यार जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, हमारा जो गरीब तबका, मेरा नायब कासिद है या ड्राइवर या वो 2-2 जॉबें भी करते हैं, तो मैंने उनको सबको छुट्टी दी हुई है कि यार अगर आपने जाना चाहते हैं, बस पे आते हैं ना, तो ये तो नहीं कि मैं अगर 7 बजे तक बैठा वो भी 7 बजे तक बैठे, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। सिर्फ मेरा एक PA होता है टेलीफोन मिलाने के लिए, डेट से वो भी हमने 2 रखे हुए हैं कि एक सुबह के टाइम आ जाए, एक शाम के टाइम आ जाए, तो ये बेहतर होता है। जो हमारे जो बाकी कोलीग्स हैं उनको भी मैंने कहा अगर आपका काम है फिर आप आएंगे, रहेंगे, लेट सीटिंग करें, वरना नहीं, वरना आप रूटीन में जाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें यार। काम मैंने एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो नाम नहीं लेता, आप भी शायद जानते हैं, उनसे ना एक दफ़ा मैंने पूछा कि सर आप ना, उस माने में 3 बजे छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि 6 दिन का टाइम था ना, 5 दिन है, तो 3 बजे छुट्टी होती थी ना, वो 3 बजे उनके दफ्तर की एक भी फाइल नहीं होती थी, वो छुट्टी करके चले जाते एग्जैक्ट 3 बजे। तो मैंने सर से एक दफ़ा पूछा कि मैं कहा सर ये अगर आपको रहमत ना हो, ये आप 3 बजे चले जाते हैं, कोई फाइल भी कोई पेंडिंग नहीं होती, तो क्या वजह है, आप हमें क्या गाइड करते हैं? कहते हैं अच्छा अफसर वो है जो टाइम पे आए और टाइम पे काम खत्म करे, पेंडिंग ना छोड़े। मेरे पास MPA भी आते हैं, MNA भी आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या लोग भी आते हैं, लेकिन आप काम भी साथ के साथ चलते हैं। ये ना हो गए दिन दे टाइम तो मीटिंगें करते रहो और फिर काम के बक्से उठा के घर लेके जा रहे हैं। तो वो मेरे शुरू से ही कोशिश है कि यार जितनी फाइल वर्क है या वो है विद इन टाइम जो है उसी के अंदर पूरा। बहुत शुक्रिया एहसान भुट्टा साहब जी। इस वक्त हमने बात की सेक्रेटरी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एहसान भुट्टा साहब से, जिन्होंने हमें तफसील से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले से बताया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अमजद अली कलियार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।